guys and welcome back to my channel सिर्फ IAS। तो यहाँ पे हम अपनी विजन IAS के करंट अफेयर की मैगजीन जो कि दिसंबर 2020 की है उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो शुरुआत करेंगे पहले टॉपिक से। टॉपिक कहता है नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में। शॉर्ट फॉर्म समझते हैं NB-IoT। क्या है ये जानते हैं अच्छे से। न्यूज में क्यों रहा है तो भाई हमारी BSNL बड़ी ही फेमस टेलीकॉम जो BSNL है, इन्होंने पार्टनरशिप करी है स्काइलोटेक के साथ में, स्काइलोटेक इंडिया के साथ में, और अनाउंस करी है वर्ल्ड की पहली सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स का नेटवर्क हमारे इंडिया के अंदर। न्यूज के बारे में कुछ बातें और जानते हैं। देखिए हमारे देश का जो विजन है डिजिटल इंडिया का, ये उसके अंदर आता है ताकि हम यहाँ पे इसके थ्रू सस्ता साथ में इनोवेटिव टेलीकॉम सर्विसेज दे सकें और प्रोडक्ट्स को दे सकें पूरे हमारे कंज्यूमर को। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो इस सोल्यूशन के साथ इंडिया जो है अब एक यूबीक्विशियस फैब्रिक पाएगा कनेक्टिविटी का। यूबीक्विशियस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि प्रेजेंट अपीयरिंग, मतलब जो हर जगह पाया जाए। तो हर जगह पे ये फैब्रिक होगा आपका, बहुत सारी कनेक्टिविटी होगी, मिलियंस ऑफ लोग जो है वो अभी जो अनकनेक्टेड मशीन्स हैं वो सब भी कनेक्टेड हो जाएंगी। सेंसर्स, इंडस्ट्रियल, इंटरनेट ऑफ डिवाइसेस, सब का सब यहाँ पे जो है वो फैब्रिक इनको मिल जाएगा। तो ये जो नया मेड इन इंडिया सोल्यूशन है ये कनेक्ट करेगा BSNL के सैटेलाइट को, है ना, मतलब ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और यहाँ प्रोवाइड पैन इंडिया कवरेज। यहाँ पे क्या होगा, BSNL के सैटेलाइट को कनेक्ट करेगा यहाँ पे ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर से, और इससे क्या होगा कि पूरे ही इंडिया में कवरेज मिलेगा। इसमें कोई भी डार्क पैच नहीं छूटेगा विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया और इंडियन सीज। तो ये एक बहुत अच्छी बात। अब देखिए नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को सपोर्ट करता है, और नीति आयोग का जो प्लान है कि हमें यहाँ पे जो इंडिजीनियस इंटरनेट ऑफ थिंग्स की कनेक्टिविटी है इसे इंडिया के कोर सेक्टर्स तक लेके जानी है, मतलब हमारे यहाँ बनी हो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स की कनेक्टिविटी हमारे यहाँ की हो, और ये हमारा जो मेन इंडिया के जो कोर सेक्टर्स हैं वहां तक हम अपनी ही सर्विसेज को प्रोवाइड करें। तो भाई ये जो आपका ये चीज है ये ऑलरेडी टेस्टेड कर दी गई है, पूरी तरह से सक्सेसफुली टेस्ट कर दी गई है इंडियन रेलवेज में, साथ के साथ फिशिंग वेसल्स में, और साथ में इससे क्या है कि इससे एक कनेक्टेड व्हीकल्स पूरे इंडिया में इनेबल हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, बढ़िया। दुआ करिए ये सब हो जाए तो हमारा देश काफी ज्यादा ऊपर जाएगा। खैर आगे बात करते हैं, बड़ी ही देर से बातें बता दी आपको। अब ये भैया जो हम चिल्ला के बता रहे हैं नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये क्या होती है समझते हैं। एक बार इस पिक्चर में भी ध्यान रखिएगा और आगे मैं आपको बताती हूँ। देखिए नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए। ठीक है, ये जो है वो कैटेगरी से बिलोंग किसकी करता है, ये कैटेगरी ऑफ लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क जो होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं LPWAN। ठीक है, लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क, ये उसकी कैटेगरी से बिलोंग करता है। ये यहाँ पे क्या करता है, जो कनेक्टेड डिवाइसेस हैं जिनको छोटे मतलब बहुत ही कम अमाउंट ऑफ डेटा की जरूरत पड़ती है, ठीक है, उनको यहाँ पे इनेबल करता है कि ऐसे डिवाइसेस को यहाँ पे जिनको कम अमाउंट ऑफ डेटा की जरूरत पड़ती है उनको यहाँ पे जो है कनेक्ट करता है। लो बैंडविड्थ की जरूरत पड़ती है या लॉन्ग बैटरी लाइफ चलती है इनकी, तो यहाँ पे ये काम करता है। ये नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो कोएग्जिस्ट, मतलब साथ में रह सकता है 2G, 3G, 4G नेटवर्क्स जो मोबाइल के होते हैं उनके साथ में। ये लाइसेंस्ड जो LTE कंस्ट्रक्ट होते हैं उनके साथ ऑपरेट नहीं करता, है ना। ये इंस्टेड इट वर्क्स इन वन ऑफ 3 वेज। एक तरीके से काम करेगा, या तो इंडिपेंडेंटली काम करेगा, मतलब खुद ही में काम करेगा नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या तो फिर ये इट अनयूज्ड 200 किलो हैजा बैंड्स that have
प्रीवियसली बीन यूज फॉर जीएसएम, ये उसको यूज करेगा उन बैंड्स को जो पहले जीएसएम का मोबाइल आते थे, जो भैया आपको याद होगा कि सीडीएमए और जीएसएम थे। तो जीएसएम के जो सिम आते थे ना, उनका शॉर्ट फुल फॉर्म था ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। तो या तो ये भैया इट अनयूज्ड 200 केजेड किलोहर्ट्ज़ बैंड्स दैट हैव प्रीवियसली बीन यूज्ड फॉर जीएसएम, और यह तीसरे तरीके से जो काम करेगा वो करेगा ऑन LTE बेस्ड स्टेशंस, जो कि आपका एलोकेटिंग अ रिसोर्स ब्लॉक टू नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग ऑपरेशन और इन देयर गार्ड बैंड्स। तो तीन तरीके से काम कर सकता है। यहाँ देख लीजिए, आप एक बार समझ सकते हो कि देखिए यहाँ पे इस तरीके से देखिए, यहाँ जरूरत पड़ती हो, यहाँ मतलब देखिए यहाँ पे क्या करता है कि ऑप्टिमाइज फॉर लो पावर कंजम्पशन, यहाँ पे 10 साल से ज्यादा बैटरी लाइफ वाला, उसके साथ सिक्योर रिलायबल है, उसके साथ ये क्या है 150K पर सेल, मतलब बिलियंस ऑफ कनेक्शंस है। उसके साथ यहाँ पे देखिए एक्सटेंडेड लॉन्ग रेंज कवरेज है, मतलब बहुत दूर दराज के इलाकों तक जाएगा, इंडोर्स भी अंडरग्राउंड भी, और साथ में इंटीग्रेट कर सकता है सेलुलर सिस्टम से, है ना। अच्छी तरीके से आप इसको यहाँ पे लागू कर सकते हो। तो ये सब कुछ है। अब देखिए ये जो NB-IoT है, इसके कई सारे एप्लीकेशन है, कई जगह पे लागू होता है, जैसे कि आपका स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि आपका हो गया स्ट्रीट लैम्प को या डस्टबिन वगैरह को कनेक्ट करने से, या दूसरा आपका स्मार्ट मीटरिंग इलेक्ट्रिसिटी के बिल के टाइम, गैस के टाइम, वाटर के टाइम, या आपका फायर अलार्म वगैरह में, या आपका आप कह सकते हो हेल्थ पैरामीटर को अगर मेजर करना है, पर्सन्स को, एनिमल को या ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करने में, और यहाँ पे कई सारी इंडस्ट्रियल अप्लायंसेस को भी कनेक्ट करने में। समझ गए? तो इतना कुछ होता है। अब उसके बाद यहाँ पे दूसरा बताए तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, ये क्या होती है ये समझते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है, ये आप कह सकते हो जो बिलियंस ऑफ फिजिकल डिवाइसेस हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में, जो अब इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, और सारे डिवाइसेस क्या कर रहे हैं, डेटा वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। क्लियर है? इतने सारे वर्ल्ड के डिवाइसेस कनेक्टेड ना इंटरनेट से, तब अब यहाँ बैठे हैं, आप अमेरिका की चीजें देखे ले रहे हैं, तो डेटा कलेक्ट करते हैं, शेयर करते हैं। एग्जाम्पल बताएं तो एक लाइट बल्ब, ये आप स्विच ऑन कर सकते हो स्मार्टफोन की ऐप से। अब ये बात समझिए कि लाइट बल्ब आपका जो लगा हुआ है, ये वाला नहीं होता है, LED वाला जो है अलग से आते हैं, उनको अगर आप कनेक्ट कर दो अपने अलेक्सा से, गूगल होम से या मोबाइल से, तो आप कह सकते हो ना अलेक्सा स्विच ऑन द लाइट, तो लाइट ऑन हो जाती है ना। तो इससे ये एक मोशन सेंसर है, ये स्मार्टफोन थर्मोस्टेट है, जिसमें आपका ऑफिस या आपका स्ट्रीट लाइट कनेक्टेड होती है। तो ये सारी चीजें होती हैं। हालांकि इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमेशा जरूरी नहीं है कि ये इंटरनेट से ही मतलब हो, इसको नेटवर्क ऑफ थिंग्स से भी कर सकते हैं, लेकिन हमने आपको मोटा मोटा बता दिया। अब बात आती है कुछ इसके बेनिफिट्स, क्या फायदे होंगे इस नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स के। तो पहला तो पावर एफिशिएंसी, और ये सबसे अच्छा तो ये है कि ये टेक्नोलॉजीज पावर सेव करेगी, ठीक है, क्योंकि ये पावर ज्यादा नहीं लेगी, पावर सेव करेगी, और ये एनर्जी तभी जो है वो लेगी जब मॉडेम इसका जो है वो रन कर रहा होगा या सिग्नल प्रोसेस हो रहा होगा, ऑल टाइम पावर नहीं लेती रहेगी। दूसरा कॉस्ट सेविंग, फायदा है पैसे में, लेस पावर लेगी तो यहाँ पे पैसा भी बचेगा, बफरिंग वगैरह ज्यादा जो है, जो भी प्रॉब्लम है वो नहीं है, चैनल एस्टिमेशन, तो इससे वैसे ये सब चीजें नहीं होंगी तो कॉस्ट बचेगी, साथ में काफी इजी है, और इससे हम और इजी सिंपलर चीजें हैं तो और चीप हो जाती है चीजें। उसके बाद सिक्योर और रिलायबल है। देखिए ये सिक्योरिटी और प्राइवेसी देती है, आपका हर मोबाइल जो आपका मोबाइल फीचर्स हैं, है ना, ये बेनिफिट करती है सारी ही तरह की सिक्योरिटी और प्राइवेसी फीचर जो कि मोबाइल नेटवर्क्स के होते हैं, जैसे कि सपोर्ट फॉर यूजर आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब यहाँ पे अगर यूजर की जो आइडेंटिटी है उसको यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। उसके बाद एंटिटी ऑथेंटिकेशन, कोई गाएगी नहीं हर जगह जा जाके, ठीक है, डेटा इंटीग्रिटी हो गई, मोबाइल इक्विपमेंट हो गए, कुछ भी है सब कुछ यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा इसके द्वारा। उसके साथ अब बात करें तो भाई कनेक्टिविटी की बात कर ले, तो कनेक्टिविटी की बात करें तो ये यहाँ पे ये भी इसका फायदा है कि ये एफिशिएंटली कनेक्ट करती है बड़े बड़े डिवाइसेस को, अप टू 150K कनेक्शंस पर सेल इससे हो सकते हैं। तो इससे क्या होगा,
कि इनेबल्स द एक्सेस अनकनेक्टेड मशीन्स, जो अनकनेक्टेड मशीन है वो सब इससे कनेक्ट हो जाएंगी, सेंसर्स हो जाएंगे कनेक्ट। आपका इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ डिवाइसेस के लिए अच्छा है ये, ठीक है। फिशरमैन, फार्मर्स, कंस्ट्रक्शन, आपका माइनिंग, लॉजिस्टिक, इंटरप्राइज सब इससे कनेक्ट हो सकते हैं। फिर रिलायबिलिटी की बात करें, कितना रिलायबल है। देखिए ये एक लाइसेंस स्पेक्ट्रम पे रोल आउट हो रही है, जिससे यहाँ पे रिलायबिलिटी हमारे यूजर्स की इससे हो सकती है। ये गारंटीड रिसोर्स एलोकेशन है, मैनेज्ड क्वालिटी ऑफ सर्विस का। और आखिरी में वाइडर डिप्लॉयमेंट, देखिए इसका काफी लोअर बाइट रेट्स है, बेटर लिंक बजट है, और आप ये कह सकते हो कि इसके अंदर कोई अलग से कनेक्टिविटी देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगी सेंसर से बेस स्टेशन के, तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, इसको कनेक्ट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी बात हमने करी नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हेल्थ डेटा। ये क्या है न्यूज में जानते हैं पहले। हुआ क्या है, रिसेंटली हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी को लॉन्च करा गया है इन परसुएंस ऑफ द अर्लियर इन्विसाज्ड नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंदर। जानते हैं कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन क्या है बच्चों। ये कैसा प्रोजेक्ट है हमारी इंडियन गवर्नमेंट का, जो यहाँ पे आपका जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 की है वहां से अपनी जो है निकला है। और ये क्या करता है, ये चाहता है कि हम जो पूरा हेल्थ केयर इकोसिस्टम है हमारा उसे हम डिजिटल कर दें, ठीक है, हर चीज ऑनलाइन हो सके। और ये आप कैसे कर सकते हो, जब आप डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रखोगे, जो भी हेल्थ रिकॉर्ड है डिजिटली आप रखो, आप रजिस्ट्रीज मेंटेन करो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की, हेल्थ फैसिलिटीज की। तो ये जो हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी है, ये पहला कदम होगा इस समझने में, इस नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के प्रिंसिपल को, कि भाई सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी बाय डिजाइन। ये क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्या है इसका, सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी बाय डिजाइन, ताकि यहाँ पे इंडिविजुअल्स और आपके डेटा प्रिंसिपल जो पर्सनल डिजिटल हेल्थ डेटा प्रिवेसी है इसे हम प्रोटेक्ट कर सके। अब बात आती है आखिरकार कि क्या ये होता है हेल्थ डेटा, और क्यों ये इतना सही, इसकी हैंडलिंग जो है इतनी अप्रोप्रिएट है, या इसका रेगुलेशन इतना इंपॉर्टेंट है। हेल्थ डेटा क्या है पहले समझते हैं। देखिए हेल्थ डेटा आप कह सकते हो कि हर एक तरह का डेटा होता है जो कि हेल्थ के स्टेटस से रिलेटेड हो, है ना, या पर्सनल चॉइस होती है कि हमें किस तरीके का ट्रीटमेंट लेना है, या हेल्थ की सिक्योरिटी या पॉलिसी का नंबर, या हर तरह की जो भी आपकी ट्रीटमेंट की रिपोर्ट है, या मरने की वजह क्या है, कॉजेस ऑफ डेथ की बात हो गई, या सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हेल्थ को लेके या वेलनेस को लेके, साथ में हिस्टोरिकल हेल्थ केयर बैकग्राउंड क्या रहा है, जैसे कि डिजीज क्या रहे पास्ट ईयर में, या कोई भी डेटा जो भी आपकी फिजिकल या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो किसी भी एक व्यक्ति की, इंडिविजुअल की, तो ये सब कुछ आपका हेल्थ डेटा हो जाता है। अब इस डेफिनेशन के अंदर अगर हम बात करें तो जो हेल्थ डेटा की जो रेगुलेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट कुछ वजहों से होता है ना, कुछ इश्यूज हैं इनकी वजह से हो जाता है। तो पहला है इशू है प्राइवेसी एंड सेंसिटिविटी नेचर जो कि डेटा का है, ठीक है। देखिए हेल्थ डेटा किसी इंडिविजुअल का, इसके अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो बंदा नहीं चाहता दुनिया को बताना, ठीक है। और अगर ये डेटा ऐसा लीक हो गया तो हो सकता है कि उसके साथ भेदभाव हो जाए, उसका एक्सप्लॉयटेशन करने लगे लोग, ठीक है। मान लीजिए किसी को HIV है, एड्स है, अब वो नहीं बताना चाहता है लोगों को कि मुझको एड्स है, और अचानक से उसको जो है वो क्या कहते हैं इसका ये खुल जाए तो लोग उसके साथ भेदभाव करेंगे ना। तो ये एक है, इसलिए जरूरी होता है इसको संभाल के रखना। दूसरी बात आती है इंडिविजुअल लूजिंग द कंट्रोल ओवर डेटा। देखिए हेल्थ डेटा जब आप दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ शेयर करते हो या एजेंसी के साथ शेयर करते हो किसी मेडिकल पर्पस के लिए, तो इससे क्या हो सकता है कि आपका जो कंट्रोल है डेटा के ऊपर किसी इंडिविजुअल का, वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। क्यों भाई, क्योंकि कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है नहीं, कोई रेगुलेट कर ही नहीं रहा इस डेटा को। इससे क्या हो सकता है कि ऐसा सिनेरियो बन सकता है जहां पे डेटा का मिसयूज हो सकता है सर्विलांस के लिए या किसी कॉर्पोरेट इंटरेस्ट के लिए, कि कॉर्पोरेट कंपनी अपने फायदे के लिए यूज कर सकती है। तीसरा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप अच्छे से पुअर रिकॉर्ड कीपिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ डेटा, देखिए अगर मान लीजिए अच्छे से रेगुलेट नहीं हुआ डेटा, तो हेल्थ डेटा क्या होता है कि बहुत ही बेकार तरीके से कहीं रखा, बहुत ही लो शेयरेबिलिटी हुई, और हेल्थ की इंफॉर्मेशन अगर की कमी है तो इससे इनकन्वीनियंस हो जाएगी, या
आप कह सकते हो बार बार डायग्नोस्टिक, बार बार जो है टेस्ट वेस्ट करवा दिए जाएंगे, कंसल्टेशन सर्विसेज बार बार होंगी, ट्रीटमेंट में देर हो सकती है, खर्चा वगैरह बढ़ सकता है, रिकॉर्ड्स वगैरह अगर खो जाते हैं या डिले हो जाता है तो इसकी वजह से ऐसा हो सकता है मिस डायग्नोसिस हो जाए, ठीक है, गलत सलत डायग्नोस हो जाए चीजें, या किसी पेशेंट को जो है और कुछ गलत तरीके से हार्म हो जाए। अब इन सारे इश्यूज के साथ साथ जो बड़े बड़े लार्ज वॉल्यूम ऑफ पर्सनल हेल्थ डेटा का जनरेशन है, ये जो कलेक्ट हुआ है अभी रिसेंट टाइम में, ठीक है, डेली बेसिस पे जो कलेक्ट हुआ है कुछ प्लेसेस में, जैसे कि पब्लिक हेल्थ सेंटर में जो हो जाता है, हॉस्पिटल में हो जाता है, तो इन सब का यूज करा जाता है कि अपनी हेल्थ सर्विसेज को और अच्छे से इम्प्रूव करने के लिए। अब देखिए जो इम्पोर्टेंस है हेल्थ डेटा की, वो इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए बन गई है बच्चों क्योंकि वही डेटा बेस्ड अप्रोच हुई है फोर्स बाय आउटब्रेक ऑफ कोविड-19। कोविड-19 के बाद क्या हुआ कि हमने यहाँ पे डेटा बेस्ड, जो हमारे पास डेटा था उसके बेस पे अप्रोचेस लेना शुरू कर दी कि कैसे हमें कदम उठाने, ठीक है। यहाँ पे क्या करने लगे हम कि डिजिटल डैशबोर्ड स्टेट लेवल पे जो डैशबोर्ड है उनको रख के ट्रैक करते थे, ट्रेस करते थे कहाँ कहाँ कोविड-19 ज्यादा है, या कौन से भाई ट्रेसिंग एप्स कौन से कि उस तरह से अगर आप जाएंगे तो वायरस आपको आ सकता है ना। तो ये सारी बातें हैं, इसलिए कितना ज्यादा हो जाता है इम्पोर्टेंट। अब बात आती है कि अभी कैसा हेल्थ सिस्टम है, हेल्थ इकोसिस्टम है इंडिया के अंदर, करंट स्टेटस क्या चल रहा है, ठीक है, हेल्थ डेटा को लेके। तो देखिए ये हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी को पास करने से पहले जो हेल्थ मिनिस्ट्री है इन्होंने प्रपोज किया था एक डिजिटल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इन हेल्थ केयर एक्ट 2018 को। और ये क्या था, ये इन्फोर्स करता प्राइवेसी और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड को, ठीक है, ये अब सब्स्यूम हो गए इस पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के अंदर। साथ में कुछ पहले कदम भी उठाए गए थे, जैसे कि पहला था क्रिएशन ऑफ नेशनल हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, नेशनल हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये किस लिए था, ताकि डेटा का और अच्छे से यूज कर सकें। दूसरा था नेशनल हेल्थ पोर्टल, जिसका एम ये था कि यहाँ पे सिंगल पॉइंट एक्सेस बन जाए, है ना, यहाँ पे हेल्थ इंफॉर्मेशन पाने के लिए सिंगल पॉइंट एक्सेस बन जाए, यहीं पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए सिटीजन्स की, स्टूडेंट्स की, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, रिसर्चर्स की। बट ये सारे कदम जो शुरू करे गए थे, हेल्थ डेटा चैलेंजेस जो आपकी दिक्कतें थी उसकी वजह से सारे एफर्ट्स उठाए गए थे। तो क्या दिक्कतें थी समझते हैं, पहले समझते हैं फ्रैगमेंटेड डेटा। तो फ्रैगमेंटेड डेटा का मतलब होता है, देखिए हेल्थ केयर जो हमारे इंडिया में है वो बहुत ही अलग अलग है, टूटी हुई है, एक जगह पे हेल्थ केयर अच्छे से नहीं है। तो इससे क्या होता है कि सिटीजन जो है वो बहुत सारे डायग्नोस्टिक सेंटर्स में चले जाते हैं, हॉस्पिटल्स, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और फार्मेसीज में जाते हैं, तो इसलिए ये डेटा वाला सीन हो जाता है। दूसरा क्या है, बहुत सारी एंटिटीज है हेल्थ केयर डिलीवरी की। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिस्टिंक्ट पार्ट हैं डिलीवरी चेन के, चाहे वो इंश्योरेंस एजेंट हो, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर हो, या कोई इंटरमीडिएटरी हो जैसे कि आशा वर्कर। इसकी वजह से भी चैलेंज काफी ज्यादा बढ़ जाता है। कि समझ रहे हो आप मैं क्या बता रही हूँ, ये सारे एफर्ट जो है वो करे गए हैं बाय द हेल्थ डेटा चैलेंजेस प्रिवेलेंट, ये सारे एफर्ट इसी वजह से उठाए गए, चैलेंजेस की वजह से। अब देखिए नेक्स्ट आता है डेटा रिमेन्स इन सिलॉस ड्यू टू लैक ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी। देखिए अब इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब होता है कि मान लीजिए कि एक्स हॉस्पिटल में डेटा था, अब यहाँ से किसी वाई लोकेशन या डिफरेंट लोकेशन पे डेटा नहीं गया, तो इकट्ठा हो गया ना एक जगह पे, तो यही हो जाता है यहाँ पे इंटरऑपरेबिलिटी की कमी की वजह से डेटा एक जगह पे हो जाता है इकट्ठा। अब इससे क्या है कि भाई देखो यहाँ पे पोर्टेबल डेटा आपको नहीं मिलेगा, नॉन पोर्टेबिलिटी दिखेगी हेल्थ रिकॉर्ड्स की। जो बंदा पहले हॉस्पिटल में या बहुत ज्यादा बार किसी हॉस्पिटल में गया होगा उसी का डेटा अवेलेबल होगा। तो ये एक बात थी। एब्सेंस था ओवरऑल पॉलिसी का। देखिए यहाँ पे कोई दिक्कतें थी कि डेटा पॉलिसी जो कि स्टोरेज को लेके, राइट्स को लेके, एक्सेस के या प्राइवेसी को लेके इंडिविजुअल्स की पूरे सिस्टम के अंदर ये कमी देखने को मिल रही थी, इसलिए भी इसको लाना जरूरी था। फिर मल्टीपल डेटा हैंडलिंग एंटिटीज की बात करें तो कई सारे नेशनल डेटा सिस्टम जैसे कि मदर चाइल्ड ट्रैकिंग हो गई, या फिर आपका जो है जो भी चीजें हैं, ये सारी चीजें जो है इसके अंदर इंट्रोड्यूस करी गई। और इससे क्या था, एग्जिस्टिंग जो HMIS है उसने यहाँ पे क्या करा, या जो और इसने इंक्रीज करा वर्कलोड भी फील्ड हेल्थ स्टाफ के ऊपर। स्टेट्स खुद भी जो है मेंटेन करने लगी लोकल लेवल डेटा सेट्स, जिसकी वजह से बहुत सारे सिस्टम्स सामने आ गए थे।
HMIS का मतलब मैं बता चुकी हूँ, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये सब कमियां थी, इस वजह से जो है यहाँ पे ये सारे एफर्ट्स उठाए गए थे सरकार के द्वारा। अब बात करते हैं क्या आखिरकार फीचर्स हैं इस डेटा हेल्थ मैनेजमेंट पॉलिसी के। अच्छा, तो पहला फीचर तो ये है कि भाई इससे एक स्टैंडर्ड ऐसा बनता है ताकि यहाँ पे प्रिवेसी का प्रोटेक्शन हो सके और डेटा का स्टोरेज हो सके, ठीक है, कि मिनिमम स्टैंडर्ड हो यहाँ पे डेटा को प्राइवेट रखने के लिए, उनका प्रोटेक्शन करने के लिए। जिसके बाद क्या होगा भाई, इसे आपको फॉलो करना ही पड़ेगा ताकि यहाँ पे जो भी भाई रेलिवेंट लॉज के हिसाब से करना पड़ेगा, जो लॉज है उसके हिसाब से, रूल्स के हिसाब से, रेगुलेशन के हिसाब से करना पड़ेगा। दूसरी बात, फेडरेटेड स्ट्रक्चर विद इंटर ऑपरेबिलिटी। अब आप क्या करो कि ये बेस ऐसे हो कि भाई फेडरेटेड आर्किटेक्चर पे ये बेस्ड हो, जिसकी वजह से इधर से उधर डेटा हो सके बिटवीन इंडिपेंडेंट या डिसेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन सिस्टम के बीच में डेटा हो सके, तो एक जगह इकट्ठा ना हो जाए। और यहाँ पे फेडरेटेड स्ट्रक्चर से ये मतलब है कि डेटा जो है एक जगह पे इकट्ठा ना हो जाए, बट यहाँ पे ये एजेंसीज के पास, रिस्पेक्टिव एजेंसीज के पास हो, और इससे हम पॉलिसी वगैरह अच्छे से बना सके, एक्सचेंज और इंटरेक्शन के लिए अच्छा हो, ऐसा प्लेटफॉर्म ये बनाए। साथ में भाई वॉलंटरी पार्टिसिपेशन। देखिए, अगर इंडिविजुअल को, एक इंसान चाहता है कि वो पार्टिसिपेट करे, तो यहाँ पे इसको एक हेल्थ आईडी दे दिया जाएगा, ठीक है, ये पॉलिसी के अंदर ही बताया गया है। और यहाँ पे इंडिविजुअल जो चाहेगा कि कोई भी हेल्थ सर्विस को पाना, तो वो पा लेगा। हेल्थ आईडी जो कि इंडिविजुअल की होगी वो वेरीफाई करी जाएगी आधार के यूज से, ठीक है, और या किसी भी दूसरे मेथड से, जिससे जैसा भी लिखा हो। उसके बाद नेटवर्क जो कि कनेक्ट करेंगे हर एक हॉस्पिटल या लेबोरेटरी को, तो इससे क्या होगा कि पूरे पैन इंडिया पोर्टेबिलिटी होगी डेटा की, डेटा इधर उधर जाएगा। साथ में इससे क्या होगा कि एक एग्रीगेटेड डेटा बनेगा, जिसे आप रिसर्च के लिए या एक क्लिनिकल पर्पसेस के लिए सबकी चीजें मिला के यूज कर सकते हो कि देश के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद कंट्रोल ऑफ डेटा विद द इंडिविजुअल। पॉलिसी यहाँ पे ऐसा बनाएगी कंसेंट मैनेजर, है ना, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होगा कंसेंट लेने का, डेटा कि आपका डेटा शेयर करें या ना करें, है ना, इसमें पार्शियल कंसेंट भी आएगी। पार्शियल कंसेंट का मतलब होता है कि एक चीज आप जैसे वन कैन इंस्ट्रक्ट द सिस्टम टू शेयर वंस ईसीजी बाय विद होल्डिंग द साइक्रेटिक डेटा, कि मतलब हाँ ठीक है, यहाँ पे ईसीजी हमने शेयर कर दी जो हार्ट के लिए होती है, साइक्रेटिक डेटा रहने दिया, समझे, तो पार्शियल कंसेंट हो गए। उसके बाद यहाँ बंदा कहे, मान लो ऐसा कहे बंदा, इजी तरीके से बताऊं कि हाँ सुनो, मैंने 2 टेस्ट कराए थे, एक टेस्ट तुम शेयर कर दो, एक ना करो, ठीक है। और ये आयुष्मान भारत के साथ भी इंटीग्रेट होगा। पॉलिसी का एम ये है कि डेटा जो कलेक्ट करा जाएगा, यूज करा जाएगा, वो आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्चर ये करे जाएगा हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स में। नया बात समझिएगा कि जो डॉक्यूमेंट है वो खुद में बात कहता है कि पॉलिसी बदल सकती है, डायनेमिक है, चेंज होगी वक्त के साथ, हो सकती है। तो ये एक इनेबल लिंक डॉक्यूमेंट रहेगा पूरे रोल आउट, जो आपका नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है उसे रोल आउट करने से पहले। अब बात आती है कि क्या चैलेंजेस आएंगे इसको इम्प्लीमेंट करने में। सबसे बड़ी बात तो ये है, चैलेंजेस बहुत ही ज्यादा आ जाते हैं मुंह उठा के। तो पहला ये है कि भाई पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल ही कोई नहीं है, तो अब ऐसा ही नहीं है, तो भाई यहाँ पे कुछ, यहाँ पे बात करें तो एब्सेंस है इस पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का, जिसकी वजह से कुछ एरिया जैसे कि क्या डेफिनेशन होगी, कुछ टर्म्स की, जैसे कि हेल्थ डेटा की डेफिनेशन, या क्या होगा डेटा प्राइवेसी का ब्रीच की, अगर हम कहेंगे डेटा ब्रीच हुआ, डेटा प्राइवेसी ब्रीच हुई है तो क्या आखिरकार लीक हुआ, जब हम ये मानेंगे, तो ये सब हमें नहीं पता। दूसरा कि पुअर रिलायबिलिटी एंड इनकंसिस्टेंसीज है डेटा की। यहाँ पे देखिए बहुत सारी ये दिक्कत है कि डेटा जो जनरेट होता है अलग अलग सोर्सेज से, वो अनरिलायबल होता है। इसकी वजह से क्या हो सकता है कि डेटा इनइफेक्टिव हो सकता है अगर हम किसी और को दें। फॉर एग्जाम्पल कई सारी सेंट्रल एजेंसीज जो है उन्होंने ऐसा दिखाया है, बट स्टेट लेवल डेटा के लिए वो काफी स्केप्टिसिज्म है, उनको भरोसा नहीं है उस डेटा पे। फिर दिक्कत आती है पुअर डिजिटल लिटरेसी। अब देखो, एक स्टडी दिखाती है कि 90% जो हमारे देश की पॉपुलेशन है उसमें डिजिटल लिटरेसी ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंस है। मतलब इसमें आपको क्या लगता है कि क्या ज्यादातर पॉपुलेशन अपना करेगी, डिजिटल कंसेंट देगी, कहेगी अरे छोड़ो हमारा डेटा किसी को देना नहीं, तो तुम दियो डेटा, हम दिया तुमको पीटा, तो ऐसा सीन हो जाएगा। तो ये दिक्कत आ सकती है कि भाई कैसे कंसेंट लें कि भैया डेटा दे दो। उसके साथ क्लियर अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म नहीं है जिससे हम कमर्शियल यूसेज इसका रोक सकें।
तो पॉलिसी के पास कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं कहती है कि क्या पेनाल्टी होगी, कौन रिलायबल होगा अगर मान लीजिए कमर्शियल पर्पस के लिए डेटा को यूज कर लिया कुछ बेचने के लिए। और आखिरी में राइट टू बी फॉरगॉटन, ये पॉलिसी कुछ नहीं बताती है राइट टू बी फॉरगॉटन को लेके, किसी पेशेंट की क्लियरिटी नहीं देती है किस तरीके से हेल्थ स्टैक बिल्ड किया जाएगा, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मतलब आधार लेयर क्या होगी, है ना, क्या सॉल्व करेगी कंसर्न्स वगैरह जो भी दिक्कत आती हैं। स्पेशली हेल्थ डेटा जो है वो कैरेक्टराइज करा गया है, एक सेंसिटिव पर्सनल डेटा है और इसके बारे में इतना कुछ नहीं दिया है। खैर वे फॉरवर्ड की बात करते हैं, तो अच्छे से अगर चीज़ों को करना है, चैलेंजेस को दूर करना है, तो मल्टी स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत है, अलग अलग स्टेक होल्डर्स की। और बस यही है ताकि बैलेंस बने इस पॉलिसी में। ये बैलेंस बना रहा तो पर्सनल प्राइवेसी हो गई, ट्रांसपेरेंसी हो गई, अकाउंटेबिलिटी हो गई, सब बरकरार रहेगी इंस्टीट्यूशंस की, और अच्छे से डेटा गवर्न होगा। ठीक है, चाहे मैनेजर की कंसेंट से डेटा एक्सचेंज भी बढ़िया होगा, और इंडिविजुअल को भी एम्पावरमेंट मिलेगी, है ना, कि भैया हाँ हमको हमें इज्जत दी जा रही है, हमारे से पूछा जा रहा है, हमारे से कंसेंट ली जा रही है। तो ये कुछ बातें हैं डेटा हेल्थ को लेके, और इस पार्ट के अंदर बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर चैनल सेल्फ आईएएस, एंड इफ यू वांट टू फॉलो मी ऑन एनी अदर सोशल मीडिया लिंक description, link is in the description. Along with this, if you want to watch these videos on Facebook, just like the page Sirf IAS and watch these videos there. And if you want to go for one daily question which I put on reels, and that is very interesting, just follow me on Instagram. And if you want to join my membership, enjoy the various perks, just press the join button and enjoy the various perks. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day. Take care.